हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला फॉर नीट। आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम लोगों ने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी बना रखे हैं। वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड 3 लेक्चर्स ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। ये हमारा 4th लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोग लिविंग वर्ल्ड टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है आपके क्लास 11th NCERT का। पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात की है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करा हुआ है। आज का जो लेक्चर है हम लोग उसी प्रोसेस में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कुछ डिफाइनिंग फीचर्स देखे। वो फीचर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ी बातचीत एक बार रिवीजन कर लिया जाए। कौन कौन से फीचर्स थे जो हम लोगों ने देखे हैं। एक है ग्रोथ, दूसरा है हमारा रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है। आज के लेक्चर में वी वुड बी कंटिन्यूइंग द डिस्कशन ऑन द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज का जो पहला फीचर जो हम देखने वाले हैं वो है कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट डज कॉन्शियसनेस मीन। देखो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग ऑफ और द एनवायरनमेंट एंड देन रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिम्युलाई। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, अब दोबारा समझते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस या किसी ऑर्गेनिज्म को आप कॉन्शियस कब कहेंगे? कॉन्शियस तब कहा जाएगा जब किसी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के किसी स्टिम्युलाई को परसीव कर सके या रिसीव कर सके या सेंस कर सके, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल जहाँ मैं रहता हूँ लखनऊ में, वहाँ बहुत अधिक गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर्स आर सोरिंग अप टू 45 डिग्रीज, 45 डिग्री 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। अब मेरी बॉडी इस गर्मी को परसीव कर रही है ना, गर्मी को क्या कर रही है, परसीव कर रही है या सेंस कर रही है, और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करना है। रिस्पॉन्स क्या शो करना है कि मेरी बॉडी कूल डाउन रहे, कूल रहे। उसकी वजह से क्या होता है, पर्स्पिरेशन होता है, यानी कि स्वेटिंग होती है, ठीक है। जब बॉडी से स्वेटिंग होती है तो वो स्वेट इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने की वजह से आपकी बॉडी कंपैरेटिवली ठंडी हो जाती है, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाती है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई को परसीव करके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप एक और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि सर्दियों के दिन में जब आप नहा के बाहर आते हो बाथरूम से, तो क्या होता है कि आपके जो हेयर्स होते हैं, जो हाथ पे, पूरी एक्सटर्नल बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। बालों का खड़ा होना उसको बोलते हैं, तो बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब आपको बहुत ठंडक लग रही है, आपकी बॉडी ने ये ठंडक परसीव की, और इस परसीव करने के बाद उसने रिस्पॉन्ड किया, आपके हेयर्स को स्ट्रेट कर दिया, जिसकी वजह से इन बालों के बीच में जो हवा है वो ट्रैप हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हवा ट्रैप हो जाती है, और उसकी वजह से आपको क्या है, इस एयर, ये जो एयर कांटेक्ट में है आपकी बॉडी के, ये आपकी बॉडी को गर्म रखती है, ठंडक लगना अब बंद हो जाती है। तो ये एक समझ में आया होगा आपको। एक और छोटा सा एग्जांपल लीजिए। जब आप किसी जो बहुत लाइट वाला एरिया है, आप धूप में मान लीजिए खड़े हैं, और सडनली फिर आप एक किसी अंधेरे कमरे में आ जाते हैं, आपको तुरंत दिखता नहीं है। उस केस में क्या हो रहा होता है, एक्चुअली आपकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो बहुत छोटी हो चुकी होती हैं, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है, तो आँखों की पुतलियाँ छोटी हो चुकी हैं, उससे लाइट बहुत कम अंदर जा रही है, आपकी रेटिना पे पड़ रही है, जहाँ पे उजाला बहुत है। लेकिन जैसे ही आप अंधेरे कमरे में आ रहे हैं, तो इतनी ही छोटी पुतली में लाइट बहुत ज़्यादा नहीं पास कर सकती। इसीलिए अब आपकी बॉडी ने ये स्टिमुलस परसीव किया कि अंधेरा है,
और तुरंत उसने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया और इस पुतली को डायलेट कर दिया। डायलेट करने की वजह से क्या हुआ, अब लाइट ज़्यादा अंदर जा सकती है और कुछ ही समय में आप अंधेरे कमरे में भी देखने लग जाते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको कॉन्शियसनेस के। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इट इज़ द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सराउंडिंग को सेंस करना या इन्वायरमेंट को सेंस करना और फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कितनी तरीके के हो सकते हैं इन जनरल। फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है या बायोलॉजिकल हो सकता है। ये 3 तरीके के इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हो सकते हैं। ठीक है, अब सपोज़ करिए कि जैसे कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई की बात करी मैंने, तो बायोलॉजिकल में मैंने कई बात करी, आपको ठंडक या गर्मी का एहसास हो गया। मान लीजिए आपने किसी बहुत गर्म चीज़ को छू लिया, ठीक है, किसी बहुत हॉट वाटर को छू लिया, आप तुरंत उसके अगेंस्ट अपने उस चीज़ से अपना हाथ हटा लेते हैं। या किसी ऐसे एसिड से आपका हाथ टच किया, तुरंत जल जाता है और आप वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये सारी कुछ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है जिसको आपकी बॉडी परसीव कर सकती है, सेंस कर सकती है और उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगली बात यह है कि आप सेंस किस तरीके से कर सकते हैं। कोई इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को आप सेंस कैसे कर सकते हो? जाहिर सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है कि आपके पास सेंस ऑर्गन्स हैं और उन्हीं सेंस ऑर्गन्स की मदद से आप इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को परसीव कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, आपकी स्किन है, आपके हाथ हैं, आपकी आँखें हैं, आपकी टंग है, कान है आपके, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को आप इन चीज़ों से परसीव कर पाते हैं, उसको सेंस कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स कौन कौन सी चीज़ों को सेंस कर सकते हैं? जितनी भी उनकी काम की चीज़ें हैं, जैसे कि लाइट हो गई, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, या किसी और ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में, या पॉल्यूटेंट्स, इन सारी चीज़ों को सेंस किया जा सकता है। अब आपने देखा होगा कि जब धूप बहुत ज़्यादा होती है, आपने कभी कैक्टस के बारे में पढ़ा होगा, तो कैक्टस प्लांट क्योंकि डेजर्ट एरियाज़ में रहता है, वहाँ पे लाइट भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका स्टोमेटा क्या होता है, संकन स्टोमेटा होता है। तो उसने उस तरीके से अपने आप को रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर दिया है उस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो उस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट उसने रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर दिया है। जैसे आपने कोई सीड बोया, जब तक आप फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पे नहीं दोगे, प्रॉपर वाटर नहीं दोगे इम्बाइबिशन के लिए, तब तक वहाँ पे जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक वाटर मौजूद नहीं होगा, इम्बाइबिशन नहीं होगा, तब तक उसका सीड कोट जो है ब्रेक नहीं होगा और तब तक रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी? तो प्लांट्स भी इस तरीके की चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये कहानी हो गई। मैं बहुत डेप्थ में इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने के लिए हैं। आपके लेवल के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। और इतनी चीज़ों को सेंस करने के बाद, प्लांट्स इन चीज़ों को सेंस करने के बाद रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, अगर कई बार आपने सुना होगा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि लाइकेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो वो पॉल्यूटेंट्स को सेंस कर सकती है। जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वो वहाँ पे ग्रो ही नहीं करते। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया पॉल्यूटेंट्स को सेंस करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ सीजनल ब्रीडर्स की। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या हो गया? जो एक किसी पर्टिकुलर सीज़न में ब्रीडिंग करते हों। ठीक है, तो अगर मैं सीजनल ब्रीडर्स की बात करूं तो वो फोटो पीरियड के द्वारा अफेक्टेड रहते हैं। फोटो पीरियड से क्या समझते हो आप लोग? फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। मतलब कितनी देर के लिए लाइट मिल रही है। अब आपको पता होगा कि गर्मियों के दिनों में दिन जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और रातें जो है वो छोटी होती हैं। जाड़े के समय में रात लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। तो सीजनल ब्रीडर्स के साथ भी कुछ इस तरीके की कहानी है कि वो लाइट को सेंस करते हैं और उसी लाइट को सेंस करने के बाद उनको पता चलता है कि ये सीज़न चल रहा है, एंड देन दे कैन गो फॉर ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन।
ठीक है। तो ये लाइट को ही सेंस करके ये पता लगाते हैं कि वेदर दिस सीज़न इज़ राइट फॉर रिप्रोडक्शन और नॉट। तो इस तरीके के कई सारे प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं जो सीजनली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो सीजनली ब्रीडिंग होती है। एक एग्जाम्पल, ये इसमें एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब सर्दियाँ होती हैं, हाइबरनेशन के बारे में आपने सुना होगा, ये देख रहे होगा, है ना। तो ये एक भालू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये भालू जो है ये हाइबरनेशन करता है। हाइबरनेशन का मतलब क्या हो गया? विंटर स्लीप। विंटर स्लीप क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे फोटो पीरियड को डिटरमाइन कर लिया, या उसने अमाउंट ऑफ लाइट को परसीव किया और पता चला इसको कि इस समय विंटर है, तो ये विंटर स्लीप के लिए चला जाता है, हाइबरनेशन के लिए चला जाता है। उसको पता है कि ये सीज़न रिप्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं है। जब ये समर्स में वापस आएगा तो फीडिंग भी करेगा और रिप्रोडक्शन भी करेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका सीजनल ब्रीडर्स का। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे आप जो भी ऑर्गेनिज्म देखिए, उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स जा ही रहे हैं, है ना। अब हम ही लोग अगर बात करें तो हम दिन भर में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, या दिन भर में हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसके ज़रिए भी बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं, ठीक है। कभी कोई बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल आपको आए, या कभी आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, तो क्या होता है, आपकी बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। चाहे वो खांसी के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करेगी, चाहे आपको वोमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन केमिकल्स के अगेंस्ट भी बॉडी, सभी बॉडीज़, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, वो इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आप बात कर लीजिए, चाहे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आप बात कर लीजिए, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी सराउंडिंग को अच्छी तरीके से उसके लिए अवेयर है ना। तभी जब सराउंडिंग्स के लिए अवेयर है तभी तो उसको सेंस कर पा रहे हैं, स्टिमुलस को परसीव कर पा रहे हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सराउंडिंग के लिए वेल अवेयर हैं। इसी चीज़ को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब मैं बता चुका हूँ कि अगर ये कुछ प्रॉपर्टी सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन है तो आप उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस क्या हो गया बेटा? इट इज़ जस्ट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टरिस्टिक तो है ही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है। बोलो, समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल, है ना। तो ये बात होगी। तो अब हम लोगों ने कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कस किया। कॉन्शियसनेस हमने कहा कि बेसिकली अपने इन्वायरमेंट को सेंस करने का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने का फीचर, उसको हम लोग कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की। एक और प्रॉपर्टी है, कुछ कॉन्शियसनेस जैसी ही है लेकिन इसको हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस का क्या अर्थ है? सेल्फ मतलब खुद के बारे में कॉन्शियस रहना, खुद के बारे में कॉन्शियस रहना। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमंस। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर ही ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता। अब मैं कुछ बहुत फ़नी से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर कोई फीमेल हो, कोई लड़की हो, तो वो अपने फिगर के लिए, अपने लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेगी। सेम लड़कों के लिए भी ऐसा ही होता है, बट लड़कियां ज़्यादा इस चीज़ के लिए कॉन्शियस हैं, ठीक है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्या कभी आपने कोई भी और एनिमल इस तरीके का देखा है जो अपने लिए इतना कॉन्शियस हो? मेल्स की बात करूं तो बाल गिरना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। तो मेल्स में बाल हेयर फॉल होता है, लेकिन क्या कभी आपने कोई चूहे को देखा है वो
अपने हेयर फॉल के लिए चिंतित हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं, ही और शी और इट कहना चाहिए, इट इज़ नॉट सेल्फ कॉन्शियस, उसको अपने बारे में या अपने शरीर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। बट आप ऐसे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं ऐसे जिनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। आपको अपने शरीर के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में भी आप अवेयर हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल और केवल ह्यूमन बींग्स में ही होती है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। लेकिन हमेशा ह्यूमन बींग्स के अंदर भी नहीं होती। ज़रा आप यहाँ पे एक फ़ोटो देखिए, एक इमेज देखिए, ये इंडिविजुअल कोमा में है। कोमा की कंडीशन को ज़्यादातर आप ब्रेन डेड कंडीशन मानते हैं। अब जब ब्रेन डेड है तो अगर कोई स्टिमुलस जा भी रहा होगा तो ब्रेन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं शो कर पा रहा, या कह सकते हैं कि ब्रेन तक कोई चीज़ जा ही नहीं पा रही, बिकॉज इट इज़ ब्रेन डेड, द इंडिविजुअल इज़ ब्रेन डेड। तो क्या ब्रेन डेड कंडीशन में वो पेशेंट को आप सेल्फ कॉन्शियस कहेंगे? नहीं कह सकते। तो द पेशेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेल्फ कॉन्शियस इफ़ ही और शी इज़ इन कोमा। अच्छा, अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी भी सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे भी सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन बींग्स के अलावा और किसी के अंदर नहीं पाई जाती, किसी और एनिमल के अंदर नहीं, किसी और प्लांट के अंदर नहीं। तो वैसे भी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कही जा सकती। यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी है कि इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और तो और ह्यूमन बींग्स के केस में भी हमेशा नहीं होती ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कोमा में गए हुए इंडिविजुअल के साथ नहीं देखी जा सकती। कोमा में गया हुआ इंडिविजुअल क्या मतलब है? उसके ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं वो मशीन्स के थ्रू हो रहे हैं। हालांकि कोमा में गए हुए इंडिविजुअल्स भी वापस आए हैं, लेकिन अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कही जा सकती, कैन नॉट बी कंसिडर्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो कॉन्शियसनेस देखा, सेल्फ कॉन्शियसनेस देखा। अब नेक्स्ट पोर्शन पे आ रहे हैं जो उसको हम लोग कह रहे हैं लिविंग फिनोमेना। लिविंग फिनोमेना का क्या मतलब होता है? लिविंग फिनोमेना इज ड्यू टू द अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। अच्छा, एक चीज़ और मैं ज़रा बताऊं कि ये जो कॉन्शियसनेस के बारे में मैंने बात की थी, ये मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जा रहा है। मोस्ट ऑब्वियस मतलब हम सभी अपने इन्वायरमेंट के लिए अवेयर हैं, ऑब्वियस है ये, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग टाइप के सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग कॉल्ड एज टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिविंग फिनोमेना के ऊपर। लिविंग फिनोमेना या लिविंगनेस जिसको आप कह सकते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फीचर है, ये किस वजह से है, क्यों लिविंग है कोई चीज़? वो बेसिकली लिविंग इसलिए है क्योंकि अंडरलाइंग इंटरैक्शंस हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। छोटे से लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक बहुत सारे इंटरैक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो लिविंग, जिसको आप वैसे तो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी मैं उसको कुछ थोड़ा सा पोर्शन उसका बताना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि टिश्यूज़ के बारे में आपको पता होगा। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ऐसे सेल्स का कलेक्शन है जो कि सेम टाइप के फंक्शंस को करते हैं। तो टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी अपने टिश्यूज़ की वजह से, खुद की वजह से नहीं है, या जो सेल्स उनको बना रहे हैं उसकी वजह से नहीं है, ठीक है। फिर से समझिए, टिश्यू की प्रॉपर्टी वो जो सेल बना रहा है उसको उसकी वजह से नहीं है, बल्कि उसकी वजह से है जिसमें इंटरैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करिए ये कई सारे सेल्स हैं, ये कई सारे सेल्स हैं और ये सेल्स जो हैं एक टिश्यू बना रहे हैं। अब इन सेल्स के बीच में आपस में इंटरैक्शन कुछ ना कुछ हो रहा होगा जिसकी वजह से ये टिश्यू सक्सेसफुली काम कर रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्स, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑर्गेनील, एक ऑर्गेनील की प्रॉपर्टी या एक सेल की ऑर्गेनील, सेल का जो फंक्शन है वो
इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनील्स की वजह से। और बहुत सारे ऑर्गेनील्स आपके सेल के अंदर हैं, तो एक ऑर्गेनील जो फंक्शन कर पा रहा है वो अपनी वजह से फंक्शन, सिर्फ अपने मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से फंक्शन नहीं कर पा रहा, बट वो फंक्शन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनील्स जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके भी मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके एक ऑर्गेनील काम कर पाता है या फंक्शन कर पाता है। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पे एक और चीज़ लगाते हैं, जैसे कि अगर हम हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बेसिक लेवल से जाएं तो ऑर्गेनील्स से मिलकर के सेल बनता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। हायर लेवल पे जाने पे ये इंटरैक्शंस आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। हायर लेवल पे ये और तो ये जो इंटरैक्शंस हैं वो ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि टिश्यूज़ में बहुत सारे सेल्स जो है वो इंटरैक्शन कर रहे होंगे, ऑर्गन बनाने में बहुत सारे टिश्यूज़ इंटरैक्ट कर रहे होंगे, और ऑर्गन सिस्टम बनाने में बहुत सारे ऑर्गन्स इंटरैक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, इमर्जेंट प्रॉपर्टी इमर्ज वर्ड से आया, वो इमर्ज होकर के आती है एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब इतना ज़्यादा इंटरैक्शन हो रहा होता है तो एट हायर लेवल्स आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन। ये इंटरैक्शन की वजह से होती है, मैंने लिखा भी हुआ है, इज़ ड्यू टू द इंटरैक्शन। तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ किस वजह से दिख रही हैं आपको? एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ कैन यू डिफाइन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिफाइंड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो खुद से रेप्लिकेट कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो रेप्लिकेट को मैं यहाँ पे रिप्रोड्यूस लिख देता हूँ, जो खुद से इवॉल्व हो सके। इवॉल्व मतलब वो ना समय के साथ साथ विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम न्यू कैरेक्टर्स या बेटरमेंट की तरफ जाना, ठीक है। इवॉल्व हो सके, न्यू जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो और बेहतर हो सके। और सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब उसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ों को ऑल्टर कर सकना, मॉडिफाई कर सकने का फीचर जो है, दिस इज़ कॉल्ड एज, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स हैं, ठीक है। ये ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देखिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स केपेबल टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ऐसे इंटरैक्टिव सिस्टम्स जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, इवॉल्विंग हो एंड सेल्फ रेगुलेटिंग हो, ऐसे सिस्टम्स को ही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक और फोटोग्राफ मैं लाया हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने सेल ऑर्गेनील्स से शुरू किया था, लेकिन उसके नीचे भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ से सेल ऑर्गेनील्स की बात की गई थी, तो देख सकते हैं ऑर्गेनील से सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम और उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोग इस चैनल से, यहाँ के नोट्स से इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।